प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के विशेष सत्र में भारत का दृष्टिकोण किया साझा। कहा, भारत अगले साल करेगा ब्रिक्स की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी के 300वीं जयंती समारोह को किया संबोधित। कहा, राष्ट्र का सशक्त निर्माण नैतिक मूल्यों की नींव पर ही संभव। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा, 15 जुलाई से शुरू होगा राज्यव्यापी पौधारोपण अभियान। केएमपी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर और सभी आईएमटीज में बड़े पैमाने पर किया जाएगा पौधारोपण। और प्रदेश में तीनों नए आपराधिक कानूनों को सफलतापूर्वक किया जा रहा लागू। 91% से ज्यादा सम्मन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं जारी। तलाशी और जब्ती दर्ज करने की प्रक्रिया बनी डिजिटल। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पर्यावरण, COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर आयोजित विशेष सत्र में भारत का दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। इस दौरान भारत मानवता पहले के दृष्टिकोण के साथ वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखकर ब्रिक्स को एक नए और अधिक प्रभावशाली मंच के रूप में पेश करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के लिए जलवायु परिवर्तन केवल ऊर्जा से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि ये जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन से जुड़ा एक नैतिक दायित्व है। उन्होंने जलवायु न्याय को भारत की नैतिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि यह मुद्दा पूरी मानवता के उज्जवल भविष्य से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए सस्ती वित्तीय मदद और तकनीकी हस्तांतरण की जरूरत पर बल दिया ताकि वे जलवायु परिवर्तन से प्रभावी तरीके से निपट सके। उन्होंने ब्रिक्स द्वारा अपनाए गए जलवायु वित्त ढांचे को एक सकारात्मक कदम बताया। स्वास्थ्य सुरक्षा पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के मंत्र को अपनाया है और कोविड महामारी के समय दुनिया भर के देशों की मदद की। उन्होंने कहा कि भारत अपना अनुभव अब वैश्विक दक्षिण के साथ साझा करने को तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिक्स को क्षमता निर्माण, सहयोग और सतत विकास का माध्यम बनाकर लचीलेपन और नवाचार के मंच में बदला जाएगा। इधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि महापुरुषों के विचार और सिद्धांत आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। यदि हम उनके आदर्शों को अपनाएं और अपने आचरण में उतारें तो एक नैतिक और चरित्रवान समाज का निर्माण संभव है। वे आज चंडीगढ़ में आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी की 300वीं जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी केवल एक मुनि नहीं बल्कि एक साहसी और क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने धर्म में व्याप्त कुरीतियों पर चोट की और आध्यात्म को तर्क संगत दिशा दी। उनका जीवन त्याग, तपस्या और सत्य की साधना से भरा हुआ था। उन्होंने विक्रम संवत 1817 में 13 पंथ की स्थापना की, जो केवल एक पंथ की शुरुआत नहीं थी बल्कि धर्म को उसके सबसे शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करने का एक साहसी आंदोलन था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य भिक्षु जी की शिक्षाएं आज के युग में भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अनेकांतवाद की चर्चा करते हुए कहा कि यह दर्शन लोकतंत्र की आत्मा है जो विभिन्न दृष्टिकोणों के सम्मान की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि हमारा भी यही विश्वास है कि राष्ट्र का सशक्त निर्माण नैतिक मूल्यों की नींव पर ही संभव है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि वे आचार्य श्री भिक्षु जी स्वामी जी की जीवन से प्रेरणा लें। प्रेरणा है, वे केवल मुनि नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक थे। हम सब जानते हैं उन्होंने धर्म और समाज में फैली कुरीतियों पर जहां चोट की है और अध्यात्म को एक नई तर्कसंगत दिशा दी है। 300 साल बाद भी आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी की शिक्षाएं और उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय में थे। आज भी हमारे लिए वो उतने ही प्रासंगिक हैं कि 13 पंथ का नाम ही उनके दर्शन को दिखाता है। ये भिक्षु जी महाराज के दर्शन को 13 पंथ दिखाता है।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को हरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए कहा है कि जुलाई अगस्त माह के दौरान केएमपी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सभी आईएमटीज में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। आईएमटी मानेसर को हरित आईएमटी के रूप में विकसित करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वे आज वन महोत्सव 2025 को लेकर आयोजित विभागीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान बताया गया कि 15 जुलाई को राज्यव्यापी पौधारोपण अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक स्थल, तालाबों और नदियों के किनारे और पंचायत भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। इस अभियान में औद्योगिक घरानों, एनजीओ और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। HSIIDC सभी इंडस्ट्रियल एरिया और आईएमटीज में ज्यादा से ज्यादा छायादार पेड़ लगाए, जिनमें नीम, पीपल, पिलखन, गुलमोहर, अर्जुन और बड़ जैसी प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन प्रजातियों के परिपक्व पौधों को राज्य की नर्सरियों में 3-4 वर्षों तक तैयार किया जाएगा ताकि उन्हें बाद में रोपा जा सके। हर सड़क पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे और सड़कों के नाम उसी प्रजाति पर रखे जाएंगे। शहरी चौराहों पर पौधारोपण की जिम्मेदारी संबंधित उद्योगों को सौंपी जाएगी और वहां उनके नाम की पट्टिका लगाई जाएगी। पौधों की सिंचाई और संरक्षण के लिए सौर पंप लगाए जाने की योजना भी बनाई गई है। आईएमटी मानेसर के सभी खुले स्थानों में बहुउद्देशीय पार्क, ओपन एयर थिएटर जैसे निर्माण कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। इन कानूनों के क्रियान्वयन में प्रदेश अग्रणी बना हुआ है। पुलिस को गहन प्रशिक्षण देकर पूरे राज्य में कानून की अनुपालना की जा रही है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि ई समन और ई साक्ष्य जैसे प्लेटफॉर्मों के सफल कार्यान्वयन में हरियाणा ने डिजिटल पुलिसिंग में लंबी छलांग लगाई है। अब 91 से ज्यादा फीसद से अधिक सम्मन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाते हैं, जबकि 100% तलाशी और जब्ती डिजिटल तरीके से दर्ज की जाती है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय फॉरेंसिक प्रदर्शनी के हालिया दौरे के बाद आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र ने केवल राष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं, बल्कि देश की न्याय सुधार मुहिम में भी अग्रणी बनकर उभरा है। समग्र और प्रौद्योगिकी संचालित प्रदेश के इस मॉडल की बड़े पैमाने पर सराहना हुई है। उन्होंने कहा कि विशाल क्षमता निर्माण पहल हरियाणा के सुधारों की रीढ़ है। अफेयर्स और दिल्ली सरकार में इसमें हरियाणा की पूरी टीम ने विजिट किया। हमारे पुलिस अधिकारी, प्रोसिक्यूशन अधिकारी, जेल से अधिकारी, और बहुत ही सुंदर तरीके से जो न्यू क्रिमिनल लॉज की पूरी प्रक्रिया है उसको यहाँ दर्शाया गया है। और न्यू क्रिमिनल लॉज में जो नई पहल हुई हैं कि किस तरह हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह हर स्टेप पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का, चाहे वो सीन ऑफ क्राइम लेने में हो, चाहे वो ई साक्ष्य हो, चाहे वो विटनेस करने के लिए है, इन सबको एक लाइव तरीके से दर्शाया गया। बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी है, मैं बधाई दूंगी। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों की बदौलत एक नाबालिग के बलात्कार के मामले में सिर्फ 140 दिनों के भीतर दोषी को मौत की सजा सुनाएगी। इसके अलावा कई अन्य मामले भी सामने आए। उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित अपराध के मामलों में कई जिलों में सजा दर 95% से ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि नए कानून के सूक्ष्म प्रावधानों में 54,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाहों की जांच के लिए 2117 स्थान बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में महिलाओं और कमजोर गवाहों के लिए विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में भी हमने न्यू क्रिमिनल लॉज को लागू करने में, क्रियान्वित करने में बहुत सारे कदम उठाए हैं। शायद दिल्ली के साथ साथ हम भी भारत के पहला प्रदेश है जहां पे ये पूरी तरह से हमने न्यू क्रिमिनल लॉज को इम्प्लीमेंट किया है। और जो न्यू क्रिमिनल लॉज के जो एक तरह से मुख्य उद्देश्य है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच रखें और लोगों को त्वरित न्याय दिलाएं। इन सभी को हमने एक तरह से प्राथमिकता दी है। एंड कई हमारे यहाँ केसेस ऑलरेडी न्यू क्रिमिनल लॉज के तहत फैसला हो चुका है, जिनमें कहीं 20 दिन में, कहीं 40 दिन में और कहीं 100 दिन में डेथ पेनल्टी तक की सजा सुनाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कल खरौंडा में 2 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत की 4 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने डबरकी पार में नगर खेड़ा से यमुना बांध तक रास्ते के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस 3500 फुट लंबे रास्ते के निर्माण पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च होंगे, जो 1 साल में बनकर पूरा होगा।
उन्होंने जम्मुखला डबरकी गांव में 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भी शिलान्यास किया। इसमें हॉल, शौचालय, 4 दीवारी आदि का निर्माण कराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने सुभरी गांव में 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी की 4 दीवारी और एसएचजी की महिलाओं के लिए हॉल का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हलके के हर गांव में महिलाओं के लिए अलग चौपाल भवन बने। दिसंबर 2026 तक हर गांव में महिला चौपाल बनवा दी जाएंगी। सरकार मातृ शक्ति की आमदन बढ़ाने के प्रति गंभीर है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए घरौंडा में 3 करोड़ से बनने वाले ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यह संस्थान 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ एसएचजी की महिलाएं अपने उत्पादों के लिए बेहतर प्रशिक्षण हासिल कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि हलके में रिंग रोड और मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण का जारी है। मेडिकल यूनिवर्सिटी आरंभ होने से न केवल यहाँ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी बल्कि बड़ी तादाद में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। रिंग रोड बनने से क्षेत्र में बड़ी कंपनियां आएंगी और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। उन्होंने बताया कि सुबरी गांव में एससी वर्ग के लिए चौपाल मंजूर हो चुकी है। इस पर 15 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने करनाल के शुगर मिल में लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके निपटारे के निर्देश भी दिए। इधर पिंजौर में आयोजित 32वें मैंगो मेले में यमुनानगर के 5 आम उत्पादकों को पुरस्कार मिले हैं। मेले में मुख्य अतिथि रहे विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने उत्पादकों की आम प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि इस मेले में आम की 250 किस्में पेश की गई थी। विभाग द्वारा आम उत्पादक किसानों से नॉमिनेशन करवाए गए थे। कुल 23 नॉमिनेशन आए थे, जिनमें से 11 नॉमिनेशन यमुनानगर जिले के थे। उन्होंने बताया कि जिन आम उत्पादकों ने आम की वैरायटी के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया और अच्छी पैदावार की, उन्हीं का नॉमिनेशन हुआ। इस मेले में कुल 9 आम उत्पादकों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें से 5 यमुनानगर से हैं, जो विभाग के लिए गर्व की बात है। जिले को सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले। अच्छे ग्रोवर हैं जिले में, तो कुल 23 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे बागवानी विभाग को, जिसमें से 11 नॉमिनेशन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के थे और केवल 9 लोगों का चुनाव उसमें किया जाना था। उन 9 में से 5 जो किसान थे वो जिला यमुनानगर के थे जिनका चुनाव हुआ इसमें। आधार पे क्योंकि उन किसानों ने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की, हाई डेंसिटी प्लांटेशन की, नई वैरायटीज़ की, ग्रेडिंग, पैकिंग, नई मशीनरी, इस टाइप के जो कंपोनेंट्स थे, उनके आधार पे उन किसानों का चयन किया गया, जिन 11 लोगों ने नॉमिनेशन किया उनमें से। और जो बेस्ट मिले वो 5 किसानों को 32वें मैंगो मेला के समापन समारोह पे। हमारा फ़िलहाल तो लगड़ा, चौसा, रामकेला और दशहरी के आम हैं। अभी आने हम सर के साथ काम कर रहे हैं अब काफ़ी नई वैरायटियाँ लगाने के लिए, जैसे कि अमरपाली हो जाए, केसर। तो हम जैसे जो पुरानी ऑर्चर्ड्स हैं जो ज़्यादा बड़े हो गए हैं उनको रिप्लेस करें और धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी से उनकी रिजुविनेशन करें और हाई डेंसिटी फार्मिंग की तरफ जाए। अब जहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग है ओवरऑल मैंगो खेती के लिए है जी, एक अपने ज़िले में और अपने आसपास किसानों के साथ जो उसमें ज़्यादा जुड़े हुए हैं और जो उसकी तरफ काम करते हैं, ये उसके लिए है जी। वो हमें कई गाइडलाइन देते हैं जी। कई बार तुम जैसे अब हमें मशीनरी खरीदनी होती है, वो ज़्यादा महंगी होती है, तो उस पर सब्सिडीज़ देते हैं। अगर हमें किसी टेक्निकल कीड़े या किसी कीटनाशक के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी ये प्रोवाइड करते हैं, तो हमें गाइड करते हैं कि कैसे करना चाहिए। नशे की समस्या को हराने के लिए कैथल के लोग दौड़ने जा रहे हैं। नशा मुक्त हरियाणा के तहत आगामी 13 जुलाई कैथल में हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस दौड़ में मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। हाफ मैराथन के आयोजन पर जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त प्रीति ने बताया कि हाफ मैराथन के लिए जिला प्रशासन ने सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। इसके लिए रूट तय कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कैथल के अंबाला रोड रेस्ट हाउस से यह दौड़ शुरू होगी। इस दौड़ में भाग लेने के लिए लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। अब तक लगभग 53,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने बताया कि इस हाफ मैराथन दौड़ में 3 कैटेगरीज रखी गई हैं और पहले 3 स्थानों पर आने वाले प्रतियोगियों को कैश पुरस्कार दिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें शिरकत करेंगे एज ए चीफ गेस्ट। और ये हाफ मैराथन में 3 कैटेगरीज रखी गई है, जिसमें से 2 प्रोफेशनल रन्स होंगी 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की। उसके अलावा एक और कैटेगरी रखी गई है 5 किलोमीटर की, जिसमें
फन के तरीके से लोग रन करेंगे, जिसमें सब लोग अपना प्रतिभागिता को सुनिश्चित करेंगे। और इस पूरी मैराथन का थीम रहेगा नशा मुक्त हरियाणा। और कैथल में अभी तक करीबन 53,000 लोगों ने इस चीज में अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली गई है और आगे आने वाले दिनों में इस रजिस्ट्रेशन के बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। इसमें जो स्टार्ट और फिनिश पॉइंट रहेगा वो पीडब्ल्यूडी का विश्राम गृह रहेगा जो अम्बाला रोड पे है, और पूरी रन अम्बाला रोड पे ही रखी जाएगी। इसमें 2 तरह के रूट्स डिसाइड किए गए हैं, जिसमें से एक 5 किलोमीटर वाला पूरा रूट रहेगा और एक 10 किलोमीटर का रूट रहेगा। कजाकिस्तान में 30 जून से 6 जुलाई तक आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भिवानी की बेटी मुक्केबाज नूपुर श्योराण ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान की मुक्केबाज को हराया। उनके भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों द्वारा जबरदस्त स्वागत किया गया। इस मौके पर विजयी जुलूस निकाला गया। बता दें कि नूपुर कैप्टन हवा सिंह की पौत्री है। नूपुर के रूप में कैप्टन हवा सिंह की तीसरी पीढ़ी बॉक्सिंग में देश का नाम रोशन कर रही है। उन्होंने जीत का श्रेय अपने पिता और कोच संजय श्रीनान को दिया। उन्होंने बताया कि वे अब कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक खेल की तैयारी करेंगी। वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें मेरा स्वर्ण पदक आया है प्लस 80 kg में भार वर्ग में। और मेरी जो फाइनल कॉम्पिटिटर थी वो कजाकिस्तान की लड़की थी, वर्ल्ड रैंकिंग 2 थी, जिसके साथ मेरी फाइट हुई थी। उसके साथ मेरी यूनानिमस डिसीजन फाइट थी, मतलब 5-0 डिसीजन था। काफी अच्छा रहा सर, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अभी सर हम लोगों की वर्ल्ड चैंपियनशिप है लिवरपूल में, इंग्लैंड में 2 महीने बाद, तो अभी उसकी तैयारी होगी। कैंप में उसका असेसमेंट वगैरह होगा, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। सर मेरे दादा से मिले मुझे, लेट कैप्टन हवा सिंह से। वहीं भीम अवार्डी कोच संजय श्रीराण ने कहा कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में कैप्टन हवा सिंह अकादमी की 2 महिला मुक्केबाजों नूपुर श्योराण और पूजा बोहरा ने पदक जीता है, जो गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी दोनों महिला मुक्केबाज अनेक प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर चुकी हैं। हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, जिससे मान सम्मान बढ़ता है। अभी बेटी वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड लेके आई है और वहां पे अच्छी बॉक्सर को हराई गोल्ड लेके आई है, तो इसकी वर्ल्ड रैंकिंग 2 थी। फर्स्ट राउंड तो ये लूज किया था इसने, लेकिन 2 राउंड थे वो 5-2 से जीते इसने। अब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये तो वर्ल्ड कप था, अभी चैंपियनशिप है, उसकी तैयारी करेंगे। अगले साल कौन एशियन गेम है, उसकी तैयारी करेंगे। और कैथल के ही गांव खानपुर की बेटी नवगीत सैनी ने गुजरात के भुज में हुई सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया। यह स्पर्धा 28 जून से 3 जुलाई तक गुजरात में हुई थी। हरियाणा की महिला टीम ने खेलने वाली नवगीत कैथल जिले से एकमात्र खिलाड़ी थी। उन्होंने इससे पहले जून में बिहार के गया में हुई जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल स्पर्धा में भी रजत पदक हासिल किया था। नवगीत की इस उपलब्धि से गांव खानपुर के लोगों में खुशी नजर आई और परिजनों में उत्साह नजर आया। परिजनों ने अपनी बेटी नवगीत का घर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। वे पिछले 3 साल से कैथल के इंडोर खेल स्टेडियम में हैंडबॉल कोच प्रशांत राय के साथ अभ्यास कर रही हैं। वे अभ्यास करने के लिए गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर शहर जाती हैं। नवगीत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पहली बार सीनियर राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने गई और कांस्य पदक जीता। इस जीत पर वे खुश नजर आई और उन्होंने कहा कि वो आगे भी कड़ी मेहनत कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार की खेल नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और पदक जीतकर लाने के लिए अच्छे कदम उठाए गए हैं। सरकार डाइट से लेकर इनाम, धनराशि और साथ ही अच्छे पदों पर सरकारी नौकरी भी दे रही है, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल काफी बढ़ रहा है। 54वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता जो भुज गुजरात के अंदर थी, उसमें मेरा ब्रोंज मेडल आया। और यही सर मुझे बहुत अच्छा लगता है खेलना, कि जिस तरह हमारी हरियाणा सरकार हमें खेलने के लिए प्रेरित कर रही है, हमें भारी भरकम इनाम दे रही है और कैश अवार्ड स्कॉलरशिप के लिए देती है। और मैं कहती हूँ कि मुझे अच्छा, मेरे मम्मी पापा का, पेरेंट्स का और कोच साहब का पूरा योगदान रहा है सर खेलों की तरफ। और मैं भी पूरा ध्यान लगा के अपनी गोल को अचीव करने के लिए प्रेरित मेहनत कर रही हूँ।
वहीं कोच प्रशांत राय ने बताया कि वे खेल सेंटर पर सबसे कम उम्र की ऐसी खिलाड़ी है जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में पदक जीत चुकी है। नवगीत टीम में गोलकीपर की भूमिका निभाती हैं। मां उषा रानी और पिता ईश्वर ने कहा कि वे उनकी बेटी की इस उपलब्धि पर बहुत खुश है और अपनी बेटी को और अधिक मेहनत करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के लिए पदक जीतने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं। 10 किलोमीटर अप डाउन करती है, सवेरे 5 बजे आती है, फिर आके स्कूल जाती है, फिर शाम को आती है, दिन रात मेहनत करती है और उसका इसको रिजल्ट मिला है। 3 साल के अंदर ये गुड़िया सब जूनियर नेशनल के अंदर सिल्वर मेडल, स्कूल नेशनल गेम्स के अंदर इसका ब्रॉन्ज मेडल है, जूनियर नेशनल के अंदर इसका गोल्ड और सिल्वर है और सीनियर नेशनल के अंदर अभी जो फिलहाल हाल ही में भुज के अंदर हुई थी उसके अंदर इसका ब्रॉन्ज मेडल है। मेरी बेटिया गोल्ड मेडल लेके आई है गुजरात भुज से। बाकी मुझे बहुत खुशी है जो मेरी बेटी आगे बढ़ रही है और मैं ऐसे ही सोचती भी सबकी बच्चियां आगे बढ़े, ऐसे ही खेले। और जैसे हरियाणा सरकार है इतने बड़े फायदे कर रही है बच्चियों को खेलने के लिए, जैसे 3000 पर मंथ मिलता है खाने पीने के लिए, डाइट के लिए। हम ऐसे ही सभी बच्चे जाएं और ग्राउंड में खेले। पहले कंप्यूटर काम करता था, अभी खेती बाड़ी करता हूँ और मेरी बेटी जो मेडल लेके है उससे मुझे बहुत खुशी है। उसने गांव का नाम रोशन किया, जिले का नाम रोशन किया है और स्टेट का नाम रोशन। हरियाणा सरकार की खेल नीति बहुत अच्छी है। बच्चों को नर्सरी में पैसा देती है खाने पीने के लिए, आने जाने का जो खर्चा हो जाता है उसमें निकल जाता है बच्चे का। जब कोई बच्चा अच्छा खेल के कोई बड़ा मेडल लेके आता है उसको नौकरी देती है, उसको। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक संजीव कुमार ने कल जिला नूह के विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल के स्टाफ का आह्वान किया कि वे विद्यालय में स्थापित संसाधनों का पूरा उपयोग कर बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने का काम करें। बच्चों को खेल सामग्री उपलब्ध करवाते हुए उनकी खेलों के प्रति भी रुचि बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि स्कूलों में डिजिटलाइजेशन की गतिविधियों और कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने नूह और तावड़ू के स्कूलों का निरीक्षण किया। इसमें जो भी कमियां पाई गई उनको जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि अगर किसी विद्यालय को मुख्यालय स्तर पर कोई डिमांड करनी है तो वे जल्द से जल्द अपनी डिमांड भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी के निर्देश पर सीनियर ऑफिसर्स पूरे हरियाणा में जो भी डिजिटलाइजेशन है उसके बारे में हम आए हैं यहाँ पर निरीक्षण के लिए। तो इसमें टैब है और डिजिटल जो आपके आईसीटी लैब, लैंग्वेज लैब और टैब्स के बारे में ये जानने आए हैं। लैंग्वेज लैब में जो था कुछ इक्विपमेंट्स नहीं दिखाई दिए तो पता करने से पता लगा कि वो कमी है, तो कहा इनको कि अपनी डिमांड दें और डिमांड देंगे तो उस चीज को भी पूरा करेंगे। और जैसे स्कूल में देखा मैंने शौचालय, तो वहाँ सफाई की जो है जरूरत है। और बिल्डिंग में जो है बारिश जैसे अभी चल रही है तो उसमें छत टपक रही थी, तो उसके बारे में भी निर्देश दिया है टेक्निकल टीम को कि जल्दी से जल्दी इसकी रिपेयर करा के इसको दुरुस्त करेंगे। प्रदेश में कल रात कई स्थानों पर वर्षा हुई। इस बारिश ने भरी उमस से लोगों को कुछ राहत दिलाने का काम किया और गर्मी के स्तर में कमी हुई। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से धीमी गति से आगे बढ़ रहे मानसून की सक्रियता प्रदेश में बढ़ गई है और इसके चलते बारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि मानसून उत्तर की तरफ से बढ़ा है और अगले 3 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हिसार आज सुबह तक 43 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अधिकतम तापमान में भी कमी आई। पारा 35 डिग्री से लुढ़ककर 32 डिग्री तक पहुंचा। उन्होंने आगे बताया कि अरब सागर से नमी के साथ हवाएं प्रदेश तक पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से बारिश की संभावना बनी रहेगी। यह बारिश सभी फसलों के लिए फायदेमंद है। धान की फसल को इस बारिश का ज्यादा फायदा मिलेगा। एक्टिव नहीं हो पा रहा था क्योंकि मानसून दक्षिण की ओर बढ़ा हुआ था। अभी उत्तर की ओर हमारे उत्तर भारत की तरफ बढ़ा है और कल रात से लगातार हरियाणा में बारिश देखने को मिली है। आज दिन में भी बारिश हुई है और ये आगे मानसून 3 दिन लगातार अभी एक्टिव रहने की संभावना है। 10 जुलाई तक हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के साथ साथ उत्तरी हरियाणा में भी बारिश की पूरी संभावना बन रही है। वैसे तो सभी जगह जो दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में
काफी जिलों में बारिश आज देखने को मिली है। अपने एचयू की ऑब्जर्वेटरी में सुबह जो 8:30 बजे तक 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के चलते हथिनी कुंड बैराज के उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र की डाउन स्ट्रीम को नुकसान हुआ है। इसके बाद मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया और विभागीय अधिकारी मौके पर तैनात किए गए। लगभग 80 लोग इस काम में जुटे हैं ताकि वर्षा से पहले इस काम को पूरा किया जा सके। हरियाणा सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल ने बताया कि बारिश के चलते डाउन स्ट्रीम में ब्लॉक के नीचे पानी आने से कंक्रीट के ब्लॉक खिसक गए थे। अब काम लगाया गया है जो कल तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि हथनीकुंड बैराज की सुरक्षा के लिए 146 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जा रहा है, लेकिन मानसून के कारण वह काम फिलहाल बंद पड़ा है। मानसून समाप्त होते ही फिर से तेजी से काम शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी डाउन स्ट्रीम में वह कार्य कराया जाएगा, जिससे बैराज की लाइफ काफी बढ़ जाएगी। हथनीकुंड बैराज पर जो हमारा यूपी की साइड का है डाउन स्ट्रीम एरिया जो रिवर का है, उसमें जो गाइड बंद है हमारा, जिसमें कंक्रीट के ब्लॉक से प्रोटेक्शन थी, उसको प्रोटेक्शन के लिए नीचे एक टो वाल बनाई हुई थी, जो कि हथनीकुंड बैराज बना तब की बनी हुई थी। वो टो वाल में थोड़ा सा डैमेज हुआ था, उसकी वजह से हमारे कुछ ब्लॉक्स वहाँ से स्लिप कर गए हैं। उसके प्रोटेक्शन के लिए हम टेम्परेरी के लिए हमने अभी काम लगा दिया है। और क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है हमने जो हमारा डायफ्राम वॉल का काम चल रहा उसमें ले रखा है, और इस साइड में क्योंकि अब की बार हम सिर्फ हरियाणा वाला पोर्शन को काम कंप्लीट किया है, इधर अभी हमने कोई काम शुरू ही नहीं किया था, तो आने वाले समय में वो करेंगे और ये टेम्परेरी उससे हमारा फ्लड सीजन मूव हो जाएगा। हाँ, इस बार जो हमारा 146 करोड़ का टेंडर डायफ्राम का हुआ उसमें इस पोर्शन को लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक इस सीजन में हथनीकुंड बैराज पर अधिकतम 56,000 क्यूसेक पानी ही दर्ज किया गया। फिलहाल इतना पानी नहीं आया कि बैराज के सभी गेट खोलने पड़े। जैसे ही पानी 1 लाख क्यूसेक तक आएगा, बैराज पर 3 बार सायरन बजाने के बाद पानी छोड़ा जाएगा, ताकि निचले इलाकों में यमुना के आसपास लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। कि मैक्सिमम पानी जो अभी तक हथनीकुंड बैराज पे इस बार आया है वो 56,000 क्यूसिक आया है, जिसमें से हमने नीचे तकरीबन 36-37,000 क्यूसिक पानी नीचे रिवर यमुना में छोड़ना पड़ा हमें। तो जो हमने इस बार हरियाणा पोर्शन में काम किया था जो डायफ्राम वाल का, तो वहाँ से पानी पूरे सभी गेट्स चले हैं और किसी तरह का। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इच्छुक यात्री हज के लिए 31 जुलाई 2025 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हज कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट या हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन केवल उन्हीं लोगों का स्वीकार किया जाएगा जिनके पास मशीन रीडेबल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट होगा, जो 31 दिसंबर 2026 तक वैध हो। हज कमेटी ने यह भी साफ किया है कि बिना गंभीर कारण जैसे मृत्यु या गंभीर चिकित्सा आपातकाल के अलावा आवेदन रद्द करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए सभी यात्री आवेदन करने से पहले अपनी पूरी तैयारी सुनिश्चित कर लें। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। इस दौरान वे हरिद्वार से कांवड़ लेकर आते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस भी एक्शन में दिखाई दे रही है और सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। अंबाला रेंज के IG पंकज नैन ने बताया कि रेंज के तीनों क्षेत्र उत्तर प्रदेश की टच में पुलिस के साथ स्पेशल मीटिंग की गई है और जहां भी जरूरत है पूरी फोर्स तैनात की जा रही है। उन्होंने कांवड़ शिविर लगाने वालों को भी हिदायतें दी है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने बताया कि अब जो लोग भी कांवड़ लेकर जाएंगे उन्हें अपने निकट पुलिस थाने में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हमारे तीनों SPs को डिटेल में इंस्ट्रक्शन दे दी गई है और उनके साथ मीटिंग भी हो गई है। मैक्सिमम पुलिस फोर्स हम जो इनके रूट्स हैं उन पे डिप्लॉय करेंगे। इसके साथ साथ जहां इनके शिविर लगेंगे या बाकी जगह जहां हमारे कांवड़ के यात्री रुकते हैं उनकी भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। मेरा सभी ऐसे यात्रियों से भी अनुरोध है कि अगर आपको जब भी पुलिस सहायता की जरूरत हो तो आपके आसपास पुलिस का कर्मचारी भी मिलेगा या फिर आप 112 पर कॉल करके पुलिस सहायता जरूर। वहां से जितना भी ट्रैफिक फ्लो आता है वो सभी सेंसिटिव रूट्स हैं, उनकी पूरी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। पिछले साल का भी हमारे पास एक्सपीरियंस है और इस साल और ज्यादा फोर्स हम वहां पर डिप्लॉय।
अंबाला में 53वां शिविर लगा रहे शिव कांवड़ सेवा संघ के प्रधान सीएच सुभाष गोयल का कहना है कि 13 जुलाई से झंडा पूजन के बाद कांवड़ शिविर शुरू हो जाएगा। अंबाला यमुनानगर रोड पर शिविर लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई। उन्होंने बताया कि वे 2 साल में 2 बार कांवड़ियों के लिए शिविर लगाते हैं। शिविर में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सहित अन्य राज्यों के हजारों कांवड़ी आते हैं और यहाँ पर विश्राम कर आगे की यात्रा तय करते हैं। उन्होंने कहा कि इस शिविर में कांवड़ियों को सभी सुविधाएं मुफ्त दी जाती है। उनके खाने पीने सहित यहाँ दवाइयों का भी इंतजाम होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।